भाषा के महान विद्वान ऋषि व्यास के अनुसार छतात त्रायते इति क्षत्रिय, जो समाज को विध्वंस से क्षत्रिय राष्ट्र का नेता होता है। हमने एक पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक क्षत्रिय। काफ़ी रिसर्च करके उस पर हमने काफ़ी खोज की है, काफ़ी रिसर्च किया है और 248 बुक्स को पढ़ करके मैंने उस छोटी सी बुक को लिखा है, जिसमें डॉक्टर करण ने कही हैं, जो आप कभी ग्रेट स्कॉलर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, वर्तमान को समझने के लिए, और हम वर्तमान को समझते हैं भविष्य का रणनीति बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए। तो हम क्षत्रिय समाज पहले पास्ट का अध्ययन कर लें कि जिस समाज का इस पूरे भूमंडल पर एक छत्र राज्य हुआ करता था, आज उसका किसी एक जगह पर राज्य क्यों नहीं है? क्या हम इसके विषय में कभी सोचते हैं? जो पूरे समाज और सोसाइटी को मार्गदर्शन देने वाली कम्युनिटी थी, जिसके पूर्वजों की चरित्र का कथा सुना करके हजारों लोग अपना पेट पालते हों, आज उस समाज का अस्तित्व किस रास्ते पर है? क्या हमने इसके विषय में सोचा कभी? मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, हमारे पतन का कारण क्या है। सभी लोग मेवाड़ स्टेट का नाम जानते हैं, उल्लेख भी करते हैं। महाराणा सांगा के सुपुत्र महाराणा उदय सिंह ने 20 शादियां की थी, 20 मैरिज किया था, और उनके 24 सन थे और 20 उनकी डॉटर थी, अर्थात 44 चिल्ड्रन महाराणा उदय सिंह के थे। जो उनके 24 सन थे, उसमें 19 सन उनके दुश्मन अकबर की फौज में शामिल थे। उनके 4 सन न्यूट्रल होकर ननिहाल चले गए थे, लेकिन उनका एक सन प्रताप इस देश, इस भूमि के लिए सामने खड़ा रहा। हमारे 24 भाइयों में से 23 भाई हमारे खिलाफ थे। क्या वो परंपरा आज भी जारी रहेगी? और अगर ये जारी रखेंगे तो हम कहां जाएंगे, ये हमें सोचना चाहिए। हमें वास्तव में क्षत्रिय को अगर आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है, तो हमें अपने आइडिया और अपने थॉट्स में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। मैं बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 3 चीज़ होती है। एक बॉडी होती है, एक माइंड होता है और एक सोल होता है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके पास एक कंप्यूटर टाइप का ब्रेन होता है, लेकिन वो ब्रांड न्यू होता है। वहाँ कोई सॉफ्टवेयर, कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। इसलिए न वो कुछ सोच सकता है, न कुछ समझ सकता है, न कुछ एहसास कर सकता है। लेकिन जब उस बच्चे के, इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, जिस प्रकार की उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस प्रकार की उसकी पेरेंटिंग, टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग होती है, सोशल इन्वायरमेंट मिलते हैं, फैमिली में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस को समझता है, वैसे वैसे उसकी ब्रेन में डेटा स्टोर होने लगते हैं और सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगते हैं। मेडिकल लिटरेचर एंड साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग 0 से लेकर के 7 इयर्स की एज तक इंसान की मेमोरी फुल हो जाती है, अर्थात उसका डेटा कंप्लीट हो जाता है। 7 इयर्स मनुष्य के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जीवन है, वही उसके लाइफ की फाउंडेशन बनती है। और 0 से लेकर के 7 इयर्स की एज को रिकॉर्डिंग एज कहा जाता है। हमारे पास 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक का नाम होता है हैबिट ब्रेन और दूसरे का नाम होता है कॉन्शियस ब्रेन।
0 से लेकर के 7 इयर्स तक जो हमारा ब्रेन बनता है उसे हैबिट ब्रेन कहा जाता है, और हमारे ब्रेन का 95% शेयर हैबिट ब्रेन का होता है। और उसके बाद जो 5% ब्रेन होता है उसे कॉन्शियस ब्रेन क्या कहा जाता है। उसे एक्टिव रखने के लिए हमें पूरी लाइफ प्रयास करना पड़ता है। तो हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हम हैबिट ब्रेन में अपने चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग कैसे करेंगे। अभी आप इजराइल में जाएं, जापान के लिटरेचर को पढ़ें, वो 3 वर्ष के अंदर अपने बच्चे को एमएससी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ा देते हैं। आप ये हैरान होंगे कि ये कैसे पढ़ा देते हैं। चूंकि आजकल सारी लिटरेचर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। बच्चा सो रहा होता है, उसके कान में लीड लगा, तो जिस प्रकार के आप आचरण, जिस प्रकार की शिक्षा आप 0 से 7 इयर्स तक देंगे, वही आपके संतान की फाउंडेशन होगी और उसी के बेस पर उसका आगे फ्यूचर होगा। तो अगर 7 से लेकर के 17 इयर्स की एज जो होती है वो लर्निंग एज होती है। उस समय वो इंसान सीखने की कोशिश करता है, और 17 से 32 इयर्स की एज स्पिरिट एंड इमोशनल की एज होती है। तो हमें अपने जनरेशन को कैसे अच्छा बनाना है, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन अगर रखना है, तो हमें अपने जनरेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये क्षत्रिय राजपूत समाज एक वो बायोलॉजिकल लीडर है, और आपका कर्तव्य है सोसाइटी को साथ लेकर चलना, राष्ट्र, समाज और ह्यूमैनिटी का निर्माण करना। जिस देश में चोल वंश, अलग अलग एम्परर यहाँ पर थे, हजारों साल तक उन्होंने रूल किया। चित्तौड़ से लेकर के उज्बेकिस्तान तक, कश्मीर से लेकर कोलंबो तक, अराकान से लेकर खुरासान तक जिनका एम्परर होता था, आज वो लोग का आइडेंटिटी कहाँ है, ये सोचने का विषय। इसलिए हमने कहा कि वी स्टडी द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टू गाइड द फ्यूचर। और अगर आपके अंदर, अपने अंदर नेतृत्व का गुण को विकसित करना है, नेतृत्व का मेरा मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिशियन बन जाए। व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपनी जिंदगी में जो भी क्षेत्र चुने उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, फोर्स का फील्ड हो, आपका फार्मिंग का फील्ड हो। जो भी आप फील्ड को चूज करते हैं उसमें आपको नंबर 1 बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप उसमें नंबर 1 बनना चाहते हैं तो मेरी छोटी सी आपसे अपील है, मैं समझता हूं कि आपको भूख लगी है और यहाँ बैठने में तकलीफ हो रही है, मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर रहा हूं। आप खाली 2 मिनट का मुझे मौका दे दें, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप अगर चाहते हैं कि हमें, हमारे अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो, तो आपको पहले 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले, लीडरशिप किसे कहते हैं? आइडियली अ गुड लीडर should be a visionary, strategist, courageous and knowledgeable. He should be a good planner, have a good memory and ability to execute his plan on ground. एक अच्छे लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उसे विजनरी होना चाहिए, उसे फ्यूचर को हमेशा ध्यान में रख करके सोचना चाहिए। स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार होना चाहिए। करेजियस, उसे साहसिक होना चाहिए। एंड नॉलेजेबल, उसे समझदार होना चाहिए। ही शुड की बायोग्राफी हैमिल्टन ने लिखी है, मैंने 3 टाइम्स उसे पढ़ी। विस्काउंट मॉन्टगोमरी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि वेल प्लान इज हाफ डन। अच्छी योजना आधी सफलता के बराबर होती है। तो पहले अपनी लाइफ की योजना बनाइए कि हमें अपने जिंदगी के 10 वर्ष में क्या करना है, आगे 15 साल में क्या करना है, 25 इयर्स में क्या करना है। पहले अपना प्लान बनाइए। प्लान इज हाफ डन। आपको गुड प्लानर होना चाहिए। हैव ए गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए और याददाश्त क्षमता होनी चाहिए। और इस प्रकार की क्षमता अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
नंबर वन, और सबसे बड़ी चीज है, अ लीडर शुड बी गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छे लीडर को कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए और अपनी बात को स्पष्टता रूपक दूसरे के सामने रख सको। आपके अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, आपके थॉट्स में क्लियरिटी हो, आपके माइंड में स्पष्टता हो। तो एक बात याद रखें कि आपको अपने लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुने, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू कन्विंस, इट इज नॉट टू ऑर्डर समवन, इट इज टू शेयर। कम्युनिकेशन स्किल किसी को सूचना देना नहीं है, आश्वस्त करना नहीं है, आदेश देना नहीं है, वह शेयर करना है। और शेयर करने की कम्युनिकेशन का जो बेस है वह है ऑनेस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए। हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, लेवल हाई है, तो आई एम श्योर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस पर आप पर असर होगा। और अगर मेरे कंडक्ट में, आचरण में ईमानदारी नहीं है, मेरे स्पीच में ट्रुथ का लेवल हाई नहीं है, तो मैं यहाँ मिनट नहीं, घंटों नहीं, महीनों बात करूँ, उसका कोई मीनिंग में वो बात को इम्प्लीमेंट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है, अ लीडर शुड अवॉइड बीइंग जजमेंट। इसे अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो नेवर टू बी जजमेंटल। हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें अपने पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट परसेप्शन के बेस पर हमें प्रेजेंट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें अपने पर कंसीव्ड परसेप्शन और किसी के बेस पर हमें कभी जज नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कभी रिजिड किस्म की बिलीव सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। लॉर्ड पॉमेस्टन, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, लॉर्ड पॉमेस्टन साहब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, वी हैव नो इटर्नल एलाइज एंड वी हैव नो परपेचुअल एनिमीज, बट अवर इंटरेस्ट आर इटर्नल एंड परपेचुअल। हमारा कोई शाश्वत सहयोगी नहीं होता, हमारा कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता, बट हमारे इंटरेस्ट, हमारे हित वो शाश्वत और अस्थाई होते हैं। जो बात लॉर्ड पॉमेस्टन ने, पढ़े लिखे आदमी ने कहा, वह बात तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले कहा था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जो एक दूसरे का इंटरेस्ट अगर है वही उसको हमें देखना चाहिए। तो आप देखें, जर्मन और फ्रांस दोनों 100 इयर्स तक आपस में लड़े, मिलियन पीपल को लॉस किया, बिलियन डॉलर को लॉस किया, लेकिन 100 इयर्स के बाद जब दोनों आपस में टेबल पर बैठे, आज जर्मन और फ्रांस दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी कॉमन कर लिया। आप देखें, चाइना और वियतनाम 1955 से 1975 तक आपस में लड़ते रहे, लेकिन आज देखें आप उनका क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका और वियतनाम 1955 से 1975 तक आपस में लड़ते रहे, लेकिन आज चाइना के अगेंस्ट में वियतनाम का इंटरेस्ट अलग है और आज वियतनाम और चाइना दोनों कॉमन फ्रेंड हैं। आप देखें, जापान पर 2 परमाणु बम अमेरिका ने गिराए, लेकिन आज दुनिया में सबसे क्लोज फ्रेंड अमेरिका का जापान है। तो हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। हमें कभी ऑर्थोडॉक्सिस, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए और उसी रूढ़िवादिता को हटाकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, अ लीडर शुड बी नॉन ड्यूलिस्टिक। अर्थात हमें अपने जीवन में कभी 2 कलर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, एक वाइट, एक ब्लैक। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छे और बुरे के बेस पर सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी एब्सोल्यूट अच्छा नहीं होता है। आप अगर लीडर हैं
तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और जिस तरह से हमारे आइडियल भगवान शंकर ने, आप देखें शंकर के गले में क्या रहता है? सांप रहता है, स्नेक। और शंकर के बेटे गणेश का वाहन क्या है? उंदर। तो सांप उंदर को खा जाएगा कि पूजा करेगा? शंकर के पत्नी का वाहन है लॉयन, शेर। और शंकर जी का वाहन है पोठिया, बैल। तो शेर बैल को खा जाएगा कि रखेगा? और शंकर के बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर, और मोर सांप को खा जाएगा कि रखेगा? लेकिन सब लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ मोर भी रहते हैं, वहाँ सांप भी रहते हैं, वहाँ उंदर भी रहते हैं, वहाँ लॉयन भी रहते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे के बेस पर डिवाइड करने का कोशिश मत करिए। नॉन ड्यूलिस्ट, एक अच्छे लीडर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, उसे नॉन ड्यूलिस्टिक होना चाहिए। और लास्ट प्रैक्टिस एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अ लीडर शुड हैव एबिलिटी टू कंडक्ट एनी निगोशिएशन स्किलफुली। आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आपके अंदर निगोशिएटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर निगोशिएटिंग एबिलिटी नहीं है तो न आप कुछ भी नहीं बन सकते, न आप अपनी फैमिली को अच्छी चला सकते हैं। लीडरशिप की हर जगह क्वालिटी होती है और उसकी क्वालिटी है निगोशिएटिंग एबिलिटी। निगोशिएशन के फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो उस रीजन का नाम है ईगो। और ईगो का डेफिनेशन दुनिया में अनेकों मिलेंगे। मैंने काफ़ी डिक्शनरी को पढ़ करके ईगो को समझने का कोशिश किया, तो जो मेरी समझ बनी है, कंसिडरिंग योर सेल्फ बट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग योर हार्ट टू प्रोटेक्ट इट। ईगो इज प्रोटेक्टिंग योर अंडर सेल्फ। जो आप खुद को समझते हैं वह वास्तव में आप हैं नहीं, और जो आप हैं उसे आप समझते नहीं हैं। तो कदम ऊपर रखा तो दूसरा कदम आपका सक्सेस पर जाएगा, और अगर आपने ईगो पर अपना फुट नहीं रखा तो सक्सेस आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा। तो इसलिए हमें अपने ईगो को काबू करके और लाइफ को सक्सेस करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, सक्सेस गेन कर लिया, पावर होल्ड कर लिया, ये सक्सेस नहीं है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। मनुष्य के जीवन में सफलता के आर सुप्रीम अथॉरिटी। अगर हैं उसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, हमें इसका हिसाब देना है, हमें अपने सीनियर को देना है। और ऊपर नर्चर एंड फॉस्टर रिलेशनशिप। अगर आप रिश्तों को संवर्धित और प्रोत्साहित करना, अगर आप अपनी जिंदगी के रिश्तों को बचा लिया है तो यू आर सक्सेस। और अगर आपने अपनी जिंदगी को रिश्तों को तोड़ दिया है तो यू आर फेलियर। वो चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे फैमिली के रिलेशन हो, और चाहे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के रिलेशन हो। तीसरा पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी हैप्पी। जिंदगी से जो सीखा है उसकी वो 3 थिंग इज हैपनिंग एट डिजाइनिंग बाई। सिंस एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाई गॉड, देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड, देयरफॉर स्टॉप ब्लेमिंग और ब्रांडिंग। जो भी कुछ दुनिया में निर्मित है ईश्वर द्वारा, ब्लेमिंग और ब्रांडिंग के लिए कोई स्पेस आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको ये एलिगेशन लगाने की राइट्स नहीं है कि इन्होंने हमारा सहयोग दिया या इन्होंने हमारा अपोज किया या हमारा सपोर्ट किया। अगर ये कहते हैं तो आपकी वीकनेस है। हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है, नास्ति बुद्धिमताम शत्रु। बुद्धिमान व्यक्ति का दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता। अपने लिए उपयोग करे वह आदमी लीडर, वह बुद्धिमान होता है। तो नास्ति बुद्धिमताम शत्रु, बुद्धिमान व्यक्ति का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता है। वो सबको अपना बना लेता है और सबका वो यूज करता है और अच्छे का आगे निकलता जाता है। तो इसके लिए आपको, और तीसरी पॉइंट है, बी हैप्पी विद एवरीथिंग। एवरी सिचुएशन में आप खुश रहो। ईरान में एक बड़े पढ़े लिखे काबिल आदमी थे, शेख सादी। उन्होंने एक बुक लिखी है गुलिस्ता, और गुलिस्ता बुक में उन्होंने लिखा है, ऐ जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मेरे किस्मत में जो लिखे हैं मैं उन्हीं कांटों से दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं, मैंने मुजरिम को मुजरिम भी न कहा। फोर्थ पिलर है
रिसोर्स फॉर नेचुरल रिक्वायरमेंट, हमारी जो जीवन की नीड है उसके लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और हमें अपनी क्षमता और बुद्धि विवेक से एम्परर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये 21st सेंचुरी माइंड पावर की सेंचुरी है, शक्ति की सेंचुरी है, और जिसके हाथ में शक्ति होती है सत्य उसकी मुट्ठी में होती है। और याद रखो, शक्ति 5 प्रकार की होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, नॉलेज पावर, नॉलेज की शक्ति, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति, और इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है सोशल पावर, समाज के संगठन की शक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इसके बाद जो स्पिरिचुअल पावर। ये 5 प्रकार की शक्ति से जो संपन्न होगा वह समाज दुनिया में एम्परर स्टैब्लिश करेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि चूड़ा समाज कोशिश करे और फ्यूचर में उस एम्परर की तरफ ध्यान दे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, आभार।